जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाले आर्ट्स पेपर के लिए यहाँ पे एक स्पेशल क्लास चलाया जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाएगा। जो इसमें अगर अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो एक अच्छे नंबर लाने की तैयारी हो सकती है। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक से जुड़ते हैं। आज हम लोग इतिहास विषय का सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। ये मेरे द्वारा तैयार किया गया नोट्स है। अगर इसको हम लोग अगर पूरी क्लास को अगर इस नोट्स का अगर कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। आइए, इसका पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका ऑप्शन है इंडिका, मेघदूत, अर्थशास्त्र और है मालविकाग्नि मित्रम। तो इसका क्वेश्चन है का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। यानी कौटिल्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र है। इसका हम लोग चारों ऑप्शन का विश्लेषण को देखेंगे। ये हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें पहले दिया गया है कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है। अब इसमें है, इससे मौर्य प्रशासन, इससे मौर्य काल की प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। मतलब अर्थशास्त्र में जो है मौर्य काल के प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। फिर मेघदूत, मेघदूत की रचना कालिदास ने की है और कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और मालविकाग्नि मित्रम की रचना ने भी उसने किसने किया है? कालिदास ने किया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। कहता उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। तीसरा क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है विशाखदत्त, कौटिल्य, मेगास्थनीज और कालिदास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सही, मतलब विशाखदत्त ने इसकी रचना की है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। कहता है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? इसका ऑप्शन नंबर ए है विशाखदत्त ने किया। इसका चारों ऑप्शन का विश्लेषण देखते हैं। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं। और कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मतलब ये इसकी रचना है। और इसको हम लोग बढ़िया से अगर विश्लेषण को भी देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना होता है। उसके बाद है मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों की रचना का उल्लेख मिलता है? ये तो सबको पता होगा कि 16 महाजन पदों की रचना कहाँ दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी है भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर सी है ए प्लस बी और ऑप्शन नंबर डी है महावंश। इसका उत्तर है सी, 16 महाजन पदों की रचना अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है।
अंगुत्तर निकाय वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, और महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16 महाजनपद यानी कि यह जो है छठी ईसा पूर्व में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 3 महाजनपद जो है वो अपना बिहार में। पहला नंबर में था मगध था, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज। दूसरा था अंग, जिसकी राजधानी चंपा, और तीसरा था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये तीनों को याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मगध की राजधानी कहाँ होगा? राजगिरी या गिरिवज, अंग की राजधानी चंपा, और वज्जी की राजधानी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर में है गंगा, यमुना, सरयू और गंडक। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौशल महाजनपद जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब इसका विश्लेषण को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कौशल महाजनपद जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। और महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, यानी कि कौशल महाजनपद की जहाँ राजधानी थी, और कौशल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कालिदास, ऑप्शन नंबर बी मेघास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी वान भट्ट, और ऑप्शन नंबर डी है अश्वघोष। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कादम्बरी के लेखक वान भट्ट है। कादम्बरी के लेखक वान भट्ट है। इसका विश्लेषण को देखते हैं। मतलब कादम्बरी के लेखक वान भट्ट, और हर्षचरित की भी रचना जो है वान भट्ट ने किया है। हर्षचरित की रचना वान भट्ट ने की है, और वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। उसके बाद कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने किया था। और यह अश्वघोष भी जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। यह कनिष्क के दरबार में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग, कौशल, मगध और कुरु। अभी हम लोग देखे थे अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, कौशल की राजधानी अभी देखिए श्रावस्ती, और अभी किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ विश्लेषण भी दिया गया है। अंग की राजधानी चंपा है, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ऑप्शन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जितना भी हम लोग इस ऑब्जेक्टिव सेशन से जो जुड़े हैं और इसका जो देख रहे हैं, एक विश्लेषण
क्वेश्चन का उसका विश्लेषण हर एक पॉइंट एग्जाम में आने की संभावना है, इसीलिए इसको हम लोग अच्छे से करना। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिंबिसार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। आइए देखते हैं, इसका विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ अज्ञात शत्रु कर दिया, यहाँ पे होगा अजात। यहाँ पे अज्ञात शत्रु की जगह क्या होगा? अजात शत्रु। और अजात शत्रु की हत्या फिर उसका पुत्र उदायन ने कर दिया था और उदायन पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी और हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश में 3 राजा महत्वपूर्ण है। पहला था बिंबिसार, पहला था बिंबिसार। बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र हुआ अजात शत्रु। अजात शत्रु, फिर अजात शत्रु क्या करता है? अपना पिता का हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। फिर अजात शत्रु का बेटा होता है उदायन। कौन होता है? उदायन। आइए हम लोग फिर से देखते हैं और इस यानी कि देखते हैं बिंबिसार। बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र होता है अजात शत्रु और अजात शत्रु का पुत्र होता है उदायन। पहले अजातशत्रु क्या करता है? अपना पिता का हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठता है। फिर इसका पुत्र होता है उदायन और उदायन भी क्या करता है? अपना पिता का हत्या कर करके गद्दी पर बैठ जाता है। इसीलिए जो है हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, पिता का हत्या करने वाला। और उदायन जो है वह पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना करता है, जो आज हम लोग पटना देखते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी और ऑप्शन नंबर डी है तमिल। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अशोक का जो अभिलेख है वो कई सारी भाषाओं में लिखे गए थे, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से क्या होगा? बी होगा प्राकृतिक। इसका ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक। ये ऑप्शन किस किस भाषा में लिखा गया है? अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी, खरुष्टी, गिरी, अरमाई और प्राकृतिक भाषा में इसका जो है अभिलेख लिखा गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर
कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो आप लोग सब पढ़े होंगे कि इसका जो है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। आइए ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, आलमगीरपुर जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जो है, ये जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम स्थलों को दर्शा रहा है कि देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे उत्तरी स्थल था उसका नाम था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। और सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। कौन है? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगे डोडो, ये पाकिस्तान में अभी स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। हो सकता है इस बार पूर्वी पूछा गया है, पश्चिमी उत्तरी कुछ भी पूछ सकता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? देखते हैं कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए इसको हम लोग देखते हैं विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था और यह इस युद्ध को अशोक ने जीता था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक जो है वह चंड अशोक से धम्म अशोक बन जाता है। अशोक एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक माना जाता है कलिंग युद्ध के पहले का। और जब कलिंग का जब युद्ध होता है, अशोक जो क्या करता है, युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को स्वीकार कर लेता है और वो कभी भी युद्ध नहीं करता। और इसी युद्ध के बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लेता है। आइए इस युद्ध में जो है अशोक विजयी हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मांडा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और सुतकोदा और ऑप्शन नंबर डी है आलमगीरपुर। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल और सुतकोदा, जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। यानी लोथल और सुतकोदा जो थे यह सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, यह मुख्य बंदरगाह थे। आइए इसका विश्लेषण को देखते हैं। लोथल गुजरात भगवा नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज यानी मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो हिंडन नदी के किनारे है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है वह है कौन सा? आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का देखा जाए तो सबसे जो बड़ा शहर था वो था मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिला है? आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिला है। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है आलमगीरपुर और ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण को देखते हैं। विशाल अन्नागार और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और हड़प्पा की खोज 1922 ईस्वी में राखल दयाराम साहनी ने की।
हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था और विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है और यहाँ पर शवों को दफनाए जाते थे। मतलब मोहनजोदड़ो में जो है शव को जो है वहां पे दफनाया जाता था और हड़प्पा में जो है सबको जलाया जाता था। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस जगह पे जलाया जाता है और किस जगह पे दफनाया जाता था। तो याद रखना है कि हड़प्पा में जो है शवों को जलाया जाता था और मोहनजोदड़ो में दफनाया जाता था। इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल भी कौन सा है? हड़प्पा है। इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको सिंधु घाटी सभ्यता की जगह हम लोग उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 14 नंबर है गंधार कला किस कला से प्रभावित हुआ था? गंधार कला जो है उस किस कला से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है चीनी कला, ऑप्शन नंबर बी है यूनानी कला, ऑप्शन नंबर सी है ईरानी कला और ऑप्शन नंबर डी है मथुरा कला। इस चारों इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में सॉरी ऑप्शन नंबर बी है यूनानी कला। इसका विश्लेषण को देखते हैं। गंधार कला भारतीय कला और यूनानी कला का क्या है? यह मिश्रण है। यानी कि भारतीय कला को और यूनानी कला को दोनों को मिक्स जो किया गया वही बना है गंधार कला। और इस कला का जो निर्माण है वह कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यानी कि गंधार कला का जो विकास है वह कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था और गंधार कला में भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाया गया था। और मथुरा कला और शुद्ध भारतीय कला है। उसके बाद आता है मथुरा कला और मथुरा कला जो शुद्ध भारतीय कला है और इस कला का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यानी कि यूनानी कला और मथुरा का सॉरी गंधार कला और मथुरा कला दोनों का जो विकास है वह जो है कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। और पूछेगा कि गंधार कला किसका मिश्रण है तो हम लोग बता सकते हैं भारतीय कला और यूनानी कला का, और मथुरा कला जो शुद्ध वो भारतीय कला है। नहीं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था या कौन थे? न्यायिक अधिकारी, न्याय करने वाला। न्यायिक अधिकारी कौन था? तो यह मौर्य ऑप्शन नंबर 1 राजूत, दंडपाल, दुर्गपाल और सन्निधाता। कौन था? सन्निधाता। आइए देखते हैं, नाम से ही पता चलता है दंडपाल। कौन होगा? दंडपाल, यानी जो दंड देता था, जो सजा सुनाता था उसको कहते हैं हम लोग दंडपाल। आज हम लोग बोलते हैं अभी अपने स्वतंत्र भारत में होते हैं न्यायाधीश, जो न्यायालय में बैठते हैं वो सजा सुनाते हैं और उस समय जो सजा सुनाते थे वो होते थे दंडपाल। ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था। जो न्याय करने वाला जो अधिकारी होता उसे दंडपाल कहा जाता था। और मौर्य काल में दुर्गपाल मतलब दुर्ग रक्षक जो होते थे उसको कहा जाता था दुर्गपाल, और जो राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे उसको कहा जाता था सन्निधाता। यानी कि जहाँ पे वो रुपया पैसा जो कोषागार होते थे, जहाँ उसका जो अधिकारी होते थे उसको कहा जाता था कोषाध्यक्ष, और उस कोषाध्यक्ष को नाम था सन्निधाता। ऑप्शन नंबर 16 है पन किस धातु का सिक्का है? पन जो है वो किस धातु का सिक्का है? ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है तांबा और ऑप्शन नंबर डी है कांसा। आइए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है
चांदी। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पन कहा गया और मौर्य काल में सोने के सिक्के को निक्स कहा गया था, निक्स। और तांबे के सिक्के को मासक कहा गया था, तांबे के सिक्के को मासक कहा गया था। हम लोग अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में है, सत्रह नंबर क्वेश्चन में भगवान प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है कुंडलवन, और ऑप्शन नंबर सी है राजगिरी, और ऑप्शन नंबर डी में है वैशाली। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या हुआ था? राजगिरी या गिरिवज, यानी जहां मगध की जो राजधानी थी वो कौन था? राजगिरी या गिरिवज। और वहीं पर जो है प्रथम बौद्ध संगति होता है, वो अजात शत्रु के काल में। इसका विश्लेषण को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के काल में कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति और कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये चारों को याद रखना है, जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। पूछ सकता है आपका प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो देंगे पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? तो बिना जो बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, 2 में है अशोक, सी में है कनिष्क, और डी में है समुद्रगुप्त। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को हम लोग। तो कहता है बिना बजाते हुए सिक्के जो है वह समुद्रगुप्त ने किया था। और यह गुप्त वंश के महान शासक थे, यानी कि जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त वंश का महान शासक था। इसे कविराज भी कहा गया है। और समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, समुद्रगुप्त जो है, सॉरी, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो इसका एक ही ऑप्शन है कि समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का एक महान राजा थे। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हम क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइयान कौन था? हाइयान कौन था? ऑप्शन ए में है नाविक, चिकित्सक, चीनी यात्री, और ऑप्शन डी में है राजा। हाइयान जो था वो एक चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए वो भारत आए थे। आइए देखते हैं उसके विश्लेषण को। हाइयान एक चीनी यात्री था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। हाइयान बौद्ध भिक्षुक थे। वो बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए वह भारत आया था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइयान किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन नंबर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। और हाइयान किस धर्म को अपनाया था? हाइयान बौद्ध धर्म को अपनाया था। हाइयान कौन थे? वो बौद्ध भिक्षुक थे जो बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए आया था। वो कहाँ के यात्री था? चीन के यात्री थे। और किस विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ा था? और उसका जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वो गुप्त वंश के जो शासक है कुमारगुप्त ने किया। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आश्रम व्यवस्था में आयु कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी। क्या होगा सही नंबर सी, 4 भाग। आश्रम को व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है। पहला कहता है ब्रह्मचर्य व्यवस्था 1 से 25 वर्ष। ये ब्रह्मचर्य व्यवस्था में जो है इंसान यानी कि वैदिक काल में इंसान क्या करते थे, इसमें पढ़ाई लिखाई करते थे गुरुकुल में जाकर के, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है गृहस्थ अवस्था। गृहस्थ अवस्था में क्या होता था, 25 वर्ष के बाद उसकी शादी हो जाते थे। शादी होने के बाद अपने परिवार के परवरिश वो करते थे। और ऑप्शन नंबर सी है वन पूज्य व्यवस्था, यानी 50 से 57 वर्ष जो है वह वन जंगलों में जाते थे और वहां पे उन्होंने शिक्षा अध्ययन करते हैं, वो शिक्षा आध्यात्मिक। और उसके बाद है संन्यास, संन्यास व्यवस्था 75 से 100। और उस संन्यास व्यवस्था में क्या करता है वह जो है वो अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को जो है वो देने का प्रयास करते हैं समाज को। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।